देखिए दोस्तों, हम एक व्यापक मुद्दा, बल्कि कई मुद्दे जो एक साथ मिलकर और भी व्यापक हो जाते हैं, वो उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं आपके जरिए आज। क्योंकि जो इसमें ज्यादा व्यापकता या लार्जर इशू है वो ये है कि आप दिन भर हमको सीख देते हैं, उपदेश देते हैं, बड़े बड़े जुमले देते हैं कि भारत की पैठ ये है, आन ये है, बान ये है, नाम ये है, राष्ट्रवाद ये है। छाती 56 इंच की नहीं, 65 इंच की है। लेकिन सच्चाई क्या है कि उधर जहां हमको छूता है आम जीवन पर, विद्यार्थी के जीवन पर, तो अमेरिका ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे भारत नाम का कोई देश ही नहीं है। जहां हमको लगती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, वेदना होता है आम आदमी के लिए, वहां कुवैत हमारे श्रमिकों के विषय में एक अपने आप निर्णय लेता है जिसमें कोई कंसल्टेशन नहीं है, कोई आपसी विचार विमर्श नहीं है। हमारी पैठ कहां है मुझे पता नहीं। H1B वीजा में 4 में से 3 भारतीय इन्वॉल्व हैं। वो भी एक तरफा निर्णय ले देते हैं। हमारे भारत की डिप्लोमेटिक पैठ कहां है, हमारी आर्थिक शक्ति कहां है, हमारे सुपर पावर के देश की छवि कहां है, ये प्रश्न हम आपके जरिए उठाना चाहते हैं। तो मैंने इसलिए कहा आपसे कि न पूरब न पश्चिम, मोदी जी, दोनों दिशाओं में हमारी पैठ नहीं है। एक तरफ अमेरिका सुनने को तैयार नहीं है, एक तरफ कुवैत सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश। लेट मी स्टार्ट विद दिस मोस्ट रीसेंट, सबसे जो अभी हाल में हुई भी चीज है कि विद्यार्थियों के बिना किसी कारण, बिना किसी गलती, बिना किसी स्रोत, बिना किसी कुछ किए अगर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्स करती है तो सैकड़ों विद्यार्थी त्रिशंकु की तरह बीच में खड़े हो जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ये सूचना आई है। अब मेरा प्रश्न है अपने आप से, आपसे, देश से, कि ये क्या सरकार टू सरकार स्तर पर, क्या मैं तो समझता हूं आम शिक्षा मंत्रालय के स्तर पे इतनी छोटी चीज सॉर्ट आउट नहीं हो सकती थी? आपको ध्यान रहे कि मैं एक विद्यार्थी हूं जिसके पास वीजा है, ये नहीं कि मैं वीजा के बिना हूं। आज मुझे मझधार में छोड़ दिया जाता है क्योंकि किसी ने ऑनलाइन कोर्स बदल दिया। और ये नीतिगत स्थिति, नीतिगत निर्णय लेता है पूरा यूएस का सरकार, जो जानता है कि चीन और भारत के 2 देशों के विद्यार्थी सबसे बड़े हैं संख्या में, और आपको इसके बारे में इल्म नहीं है। आपको होने के बाद ये मालूम पड़ता है और आप कहते हैं हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बातचीत करेंगे। बातचीत चल रही है। आपको मालूम है कि जो वार्षिक समय है उस कोर्स का, वो कितनी जल्दी शुरू होने वाला है, कितनी जल्दी अंत होने वाला है। लोगों को तैयारियां करनी पड़ती है, लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, लोगों को जाना पड़ता है। कितनी ज्यादा अनिश्चितता है, कितनी अनसर्टेनिटी है बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए, परिवारों के लिए। ये एक बहुत बड़ा मानवीय इशू है। इसमें भारत सरकार सोती भी पाई गई है। भारत सरकार को बहुत जबरदस्त बड़े पैमाने पे हल्ला करना चाहिए था इसका, और वो सभी चीजें जो शैक्षिक हो, डिप्लोमेटिक हो, आर्थिक हो, जो भी हो, स्ट्रेटेजिक हो, उनसे इसको हल बहुत पहले करना चाहिए था। कम से कम अब तुरंत भविष्य में हमको बताकर, अवगत करके करना चाहिए। नंबर 2 मुद्दा, और ये तो भारत से ज्यादा किसी देश से संबंधित नहीं है, कि आप 4 में से 3 लोग जो भारतीय हैं, उनके लिए अचानक लगभग 85,000 श्रमिकों या H1B वीजा होल्डर्स को आप दुष्प्रभाव कर लेते हैं एक तरफी नीति द्वारा। इसमें भी वही हुआ। ये थोड़ी पुरानी है, ये सबसे रीसेंट नहीं है, जिसमें हम पिछले कई हफ्तों और महीनों से कुछ कर नहीं पाए। आपको बताया जाता है कि कितने प्रभावशाली हैं हम, कितना हमारे अंदर
जैसा मैंने कहा प्रभाव रखते हैं, लेकिन जमीनी सच क्या है? H1B वीजा वो है जो भारत की मूल लोग जो सबसे प्रज्वलित कर रहे हैं, भारत का रोशन नाम कर रहे हैं विदेश में, वो इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा पैसा भेजते हैं, सबसे ज्यादा फेमस माने जाते हैं, निष्ठावान, अपने आप जिन्होंने अपनी एक छाप अमेरिकन सोसाइटी समाज में बनाई है, उनके ऊपर आपने ऐसा प्रहार होने दिया। मैं विनम्रता से कहूंगा माननीय मोदी जी, ये बड़े बड़े रोड शोज अमेरिका में, ये बड़े बड़े हाथ मिलाकर तालियां बजाने वाले स्टेज पे ह्यूस्टन से उत्तर अमेरिका में, इवेंट मैनेजमेंट का सही जमीनी सच ये है, और इसका जवाब देश मांगती है, क्योंकि ये इनके पेट में, इनके परिवारों के पेट में भारत की छवि पे सीधा आघात है। तीसरा इसमें पहलू है कि एक तरफ तो पेंडेमिक की हालत चल रही है, और उससे ज्यादा पेंडेमिक के पहले ही आप जानते हैं, पेंडेमिक को एक बार छोड़ दीजिए, कोरोना के पहले ही, जनवरी के पहले ही क्या रोजगार की फिगर है मैं अंत में दूंगा आपको। पेंडेमिक के बाद जो हालत है वो एक एडिशनल चीज है, लेकिन इसके दौरान कुवैत ने सीधा, जिसकी पूरी आर्थिक स्थिति हम पे आश्रित है, जो हम पे निर्भर है, जिस देश को हम उठाए हुए हैं अपने कंधों पे, जहां पर 70% इस प्रकार के श्रमिक भारत से, हमारे दक्षिण भारत के दोस्त बहुत हैं वहां पर, तमिलनाडु और केरला दो विशेष प्रदेश हैं, लेकिन और भी भारत में है। इन सब का आप अचानक एक कोटा बांध देते हैं। कोटा यह है कि भाई 10 लोग हमारे देश में टोटल जनसंख्या है, हम इसमें से 3 लोग से ज्यादा रखेंगे नहीं बाहर के, 3 लोगों का जो रेशो होगा उसके अनुसार आपके 8 लाख लोग वहां पे चले जाइए। 8 लाख भारतीय, उस देश की पूरी पॉपुलेशन है 14.5 लाख, ये आपको याद रहे, पूरी पॉपुलेशन। तो उसमें से आधी पॉपुलेशन भारतीयों की निष्कासित, डिपोर्टेशन, एक्सट्रेडिशन, निकालना, देश निकाला, जो भी कह दीजिए आप, क्या कर रही थी सरकार? माननीय मोदी जी इतना यूएई जाते हैं, कभी अवार्ड मिलता है, कभी वहां से अवार्ड लेते हैं, कभी देते हैं, इतनी बड़ी बातें होती हैं। और कुवैत जैसा सिर्फ देश की साइज और उसकी आर्थिक स्थिति नहीं, वो पूरी तरह से हमारे कारण से उन्नति कर रहा है इन लोगों के, न पूछ, न ताछ, न वेट। एक नीति बनी, कानून पास हुआ, उच्चतम उनकी जो असेंबली है वहां पर पारित हुआ, संवैधानिक करार किया गया, और आप क्या कर रहे थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये आम भारतीय के प्रश्न है। आप पूछिए अपने तमिलनाडु दोस्त से, अपने केरला वाले दोस्त से, उसके पेट में कैसी लात है। सबसे सिंगल ज्यादा समुदाय जो इससे दुष्प्रभावित हुआ है वो भारतीय हैं। अंतिम बात है जो आप जानते हैं, लेकिन उसको परिप्रेक्ष्य और संदर्भ में डालना आवश्यक है। ये सब कब हो रहा है? ये सब हो रहा है एक संदर्भ में, उसका संदर्भ है 1 जनवरी के पहले, 1 जनवरी के बाद। तो अभी आप कोरोना का बहाना नहीं बना सकते, इसलिए मैं जनवरी के पहले की बात करता हूं, नहीं तो आप शुरुआत कर देते हैं कोरोना का बहाना बनाने की। बिना कोरोना के आपको मालूम है कि कितनी रोजगार इस देश में, सीएमआई आंकड़ा आपके पास है, सबसे ज्यादा गिरावट रोजगार की हमारे देश में अब हुई है। आज भी जो आंकड़ा एब्सोल्यूट रोजगार का है 2020 में, वो एब्सोल्यूट आंकड़ा 2019 से कम है। मैं आपको बता दूं, मैंने लिखा है, मैं जरा भूल गया इसमें डालना, ये है आंकड़ा, पिछले वर्ष में था 40.4 करोड़ रोजगार पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इस वर्ष में है 37.4 करोड़। हम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एब्सोल्यूट फिगर में रोजगार गिर रहा है। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ अप्रैल में कोरोना के बाद 12 करोड़ एक महीने में नुकसान हुआ है। अब ये बात एक महीने में है 12 करोड़ रोजगार का। अब ये बात सही है कि मई और जून में बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है रोजगार का 7 करोड़ का,
और ये मैं बताना चाहता हूं आपको, मोदी जी चाहें तो हमको प्रणाम करें, देश को प्रणाम करें कि मनरेगा है। ये 7-8 करोड़ 12 करोड़ में से 90% कृषक, मनरेगा पे आधारित डेली वेजर इत्यादि लोग हैं। तो 12 करोड़ में जो लात पड़ी है पेट पे, वो पड़ी है अर्बन लोगों को, शहरों वाले लोगों को। ऐसे रोजगार जो वापस नहीं आए हैं, एमएसएमईज को, सेल्फ एम्प्लॉयड को, इंडिविजुअल को, वो वापस नहीं आए हैं। जो वापस 7-8 करोड़ आए वो मनरेगा की वजह से आए, जिसके बारे में आप हमको गालियां और जुमले सुना रहे थे कुछ वर्ष पहले। तो ये 4 पक्ष हैं, इनको अगर आप जोड़िए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की मानहानि हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप चुन चुनकर भारत के उन वर्गों पे दुष्प्रभाव कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, आघात कर रहे हैं, जो अपने श्रम से, अपने हुनर से भारत का नाम रोशन करते हैं और कई दशकों से करते आए हैं। डोमेस्टिकली, लोकली आप रोजगार पे लात एक के बाद एक पड़ रही है। उसके दौरान ये हो रहा है कि आपके देश के जो हाई वैल्यू व्हाइट कॉलर अर्नर्स हैं और जो ब्लू कॉलर अर्नर्स हैं, दोनों को अत्यंत दुष्प्रभाव हो रहा है। इन सब के बीच में आपके पास कोई हल नहीं है, आपने कोई नीति नहीं बनाई। प्रधानमंत्री को सब काम छोड़ के जरूरत हो तो अमेरिका और कुवैत इसके लिए जाना चाहिए। आपने एक ठोस चीज क्या की जिससे कि ये नीतियां वापस ली जाएं, और करोड़ों लाखों भारतीय एक आवाज में ये प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, लेकिन सन्नाटा मिल रहा है। टिप्पणियों को भद्दा समझता हूं, और अगर आप नहीं पूछ रहे होते तो जवाब भी नहीं देता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक ही उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है हमारे पास, और आप चाहेंगे तो मैं एक सूची बनवा के मिस्टर प्रणब झा से आपको भिजवा दूंगा। एक उदाहरण कल दिया था हमने, आपको याद है माननीय मोदी जी के प्रश्न, तो सबसे बड़े राष्ट्र विरोधी तो मोदी जी थे। अभी कल ही आपको हमने बताया वो ट्वीट, अगर आपको याद हो तो बोल दीजिए मिस्टर प्रणब झा। सर, वो एग्जैक्ट ट्वीट हमने आपको कल दिया है। कौन बोल रहे थे? मोदी जी। तो मुख्यमंत्री मोदी अलग हैं, प्रधानमंत्री मोदी अलग हैं, विपक्ष मोदी अलग हैं। ये दुभात, ये दोगली आवाज, ये हिपोक्रेसी का एक सीधा उदाहरण है। हमने बहुत पहले आपसे राष्ट्रवाद के सबक सीखना बंद कर दिया। हमने बहुत पहले आपके ये तौर तरीके हैं जिससे आप अपने घपलों को छुपाना चाहते हैं, अपने मिथ्या प्रचार को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसे वाक्य बोलकर हम उनके इम्यून हैं। हम परवाह नहीं करते, ना हम डरते हैं। इसलिए अपना तौर तरीका, अपना तर्क बदलिए, देश को तर्क पे या तथ्य पे दबाव दीजिए। हम आपसे पूरी जिरह कर लेंगे, मान भी लेंगे, लेकिन आपका जिरह एक ही है कि प्रश्न क्यों पूछते हो। आपका जिरह ये नहीं है कि तथ्य क्या है, लेकिन प्रश्न क्यों पूछा, आपकी हिम्मत कैसे हुई। क्योंकि मैं, मी, आए उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। वो प्रश्नों के ऊपर है, गणतंत्र के ऊपर है, संविधान के ऊपर है। और जब जब कोई अपवाद हुआ कुछ महीनों के लिए तो उसका खंडन किया गया और वो बाद में अंत हुआ। तो प्रतिशोध की राजनीति, आज आप समझते हैं कि आप सेंट्रल हॉल में बैठते हैं तो भय, कोई अंधा या बहरा हो उसको पता नहीं, बाकी सब तो हम तो सांसद हैं कई 13-14 साल से ना। आप जरा बात करिए किस 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 दुनिया में रहते हैं आपके दोस्त। और ऐसे वातावरण में आप कहते हैं प्रतिशोध की राजनीति नहीं है, ये समतल राजनीति है। आज जो आंकड़े हैं, जो क्वांटम है, जो अमाउंट है, वो एक तरफ ऊंट और एक तरफ जीरा का बराबरी भी नहीं है। और आप प्रश्न भी नहीं पूछते और हमको सबक सिखाते हैं बराबरी का, द्वेष का नहीं। लेकिन जो सरकार इस नीति को नहीं रोक सकी, आप सोचते हो अभी ऋण की बात करेगी। अभी तो इनको बचाना है। ये विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जिनको बचाना आवश्यक है। ऋण की बात तो बाद में आएगी। ये लोग ऋण वाले भी हैं, बिना ऋण वाले भी हैं, लेकिन इन्होंने पूरा वर्ष प्लान किया था, एडमिशन लिया था, और चीजें छोड़ी थी। जब मैं ये चीज लेता हूं तो और चीजें छोड़ता हूं। तो इसको बताने की बात पहले करनी आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो असफल रहते हैं, जो कि मैं बता दूं आपको कि ये करीब 3 महीने से कोरोना हमारे साथ, 5 महीने से है, लेकिन 3 महीने से ऑनलाइन कोर्स की बात कोरोना के कारण चल रही है।
ये नहीं कि आज आपने और मैंने पहली बार सुना है ये अचानक। तो हमारे एंटेना, आपका मूल प्रश्न ये होना चाहिए कि हमारे एंटेना क्या कर रहे थे। भाई आपको मालूम है कि 4 महीने 5 महीने से कोरोना है, आपको मालूम है ऑनलाइन की बात, यूनिवर्सिटीज हैं, ये एक सरकार नहीं है वहां की, पिछले 4 महीने से घोषणा कर रही हैं। आपको मालूम है कि चीन और भारत सबसे बड़े 2 देश हैं इस समुदाय में। तो आप सो रहे थे क्या? ये आपको नहीं बताते वो कि आपने इन 4 महीनों में क्या किया। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इसका एक कर्तव्य बनता था भारत सरकार का कि वो सीधा अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बात करें। सरकार को छोड़ो कि भाई आप ऑनलाइन ही क्यों कर रहे हो अभी, आप या तो ऑनलाइन तब करिए जब आपकी सरकार माने कि आप इसको रख सकते हैं व्यक्ति को, और उसके बाद अंत में प्रश्न आता है, जब सब असफल हो जाए तो अंत में प्रश्न आता है कि बिल्कुल 100% ऋण तो करना ही चाहिए माफ, ऋण पे इंटरेस्ट का सवाल कहां से उठता है? क्योंकि कोई नीति नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है, आभास नहीं है। तो आप तो बहुत आगे की बात कर होना चाहूंगा इसके ऊपर। ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है, अभी अभी हमको मालूम पड़ा है, ये गलत है, भद्दा है, भर्त्सना योग्य है। मैं कुछ संवैधानिक रूप से, और मैंने इसके ऊपर लिखा है अभी पिछले 2 हफ्ते पहले, आपको ये बता दूं कि संघीय फेडरलिज्म एक ऐसा अजीबोगरीब शख्स है हमारे संविधान में, तो मूल बेसिक स्ट्रक्चर का अभिन्न अंग माना गया था। यानी संघीय ढांचा मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। बोम्माई केस के आगे से इसको होल्ड किया गया है। सेक्युलरिज्म माननीय श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल में डलवाया। ये स्तंभ हैं हमारे संविधान के, संस्थापक और नॉन संस्थापिक स्तंभ है, इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आप क्या संदेश भेज रहे हैं? हमारे बच्चों को आप ये पढ़ा रहे हैं कि ये सब कोई खास मायने नहीं रखते आपकी किताबों में। अरे इनको तो सुशोभित आगे होना चाहिए, इनको तो धर्म के आगे सुशोभित होना चाहिए। किताब के पन्ने के पहले कवर पे फेडरलिज्म, संघीय ढांचा, धर्मनिरपेक्षता, फ्रेटर्निटी, भातृभाव, ये तो स्तंभ है हमारे। तो मैं समझता हूं ये, इसकी मैं बड़े स्पष्ट रूप से भर्त्सना करता हूं। मैं आपसे ये भी शेयर करूं कि निजी रूप से मैं इसको चुनौती देना चाहूंगा। मैं निजी रूप से बोल रहा हूं, कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। और आपको ये भी बता रहा हूं मैं कि ये असंवैधानिक है, गलत है, भद्दा है, और एक लार्जर षड्यंत्र का एक हिस्सा भी हो सकता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।